स्टडी सर्कल के ऑर्गेनाइजेशनल टीम की मेंबर, साथ ही साथ उनके बहुत सारे तमगे हैं। वो एमफिल करी हुई हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क से, उनका वर्क एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ के फील्ड में, और अभी वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। और आज इंशाल्लाह वो हमें समझाएंगी कि क्या क्या टेक्निक, क्या क्या टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे अपडेटेड, जैसे कोई भी चीज को समझने के लिए जो दुनिया में अभी सबसे अपडेटेड चीज चल रही है कि आप ये कर सकते हैं जिससे बेहतर होगा। तो वो बिल्कुल आसान जुबान में यही चीज हमें समझाएंगी। अगर आपको कोई चीज टेक्निकल लगती है, क्योंकि एक फील्ड से वो आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आए और अपना स्क्रीन शेयर कर लें। आज का जो सेशन है वो प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को डिले करना या ताखीर करना। जो हमारा काम है हमें पता है कि ख़त्म करना है, उसके बावजूद हम जो उसको डिले करते हैं, उसकी आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। इंट्रोडक्शन सानिया ने दे ही दिया है, पर मैं एक बार बता देती हूँ। मैंने एमफिल किया है साइकाइट्रिक सोशल वर्क में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप अश्विनी के कोलैबोरेशन में हमारा कोर्स था। और रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम किया है एक मेंटल हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, और फिलहाल अपना माइंड वर्क सेफ स्पेस नाम से ये इदारा चला रही हूँ। इसमें हम इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं, ग्रुप्स के साथ काम करते हैं और कम्युनिटी में भी। तो ये जो सेशन है आज का, इसको कम्युनिटी वर्क में गिना जा सकता है, जहाँ पर हम हेल्थ प्रमोशन के एस्पेक्ट पे काम करें। ओके, तो आज का मेरा जो सेशन, एक कमेंट आया है कि क्या आप थोड़ा और ऊंचा बोल सकती हैं? अच्छा ओके। आज का जो सेशन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि हम पहले देखेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन का क्या मतलब है, किस वजह से लोग काम को टालते हैं। और फिर मैंने दो मेजर पर्सपेक्टिव्स, नज़रिए हैं जो इस पे अलग अलग नज़रियों से रिसर्च हुई है, उसको यहाँ पर लिया है, और उनके ज़रिए से किस तरीके से हम इस आदत से या इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन है। और फिर क्विक टिप्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर हम ध्यान रखें तो हमारे काम आएंगे। फिर लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई अगर क्वेश्चन हो, क्लैरिफिकेशन हो, या आपको कोई फीडबैक भी देना हो इस सेशन के बारे में, तो आप तब दे सकते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? इसको अगर हम डेफिनेशन इसका देखें तो ये है कि कोई भी काम हमें पता है, हमने कमिट किया है जिसके लिए, और कोई गोल है पहले से हमारा तय, लेकिन हम वो उसे छोड़कर बिना किसी वैलिड रीजन के हम कोई और काम करने लगते हैं। जो काम है सामने पता है, उसको छोड़कर कोई और काम करने लगते हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि फिलहाल ये काम है। और फिर जबकि हमें पता है कि जो काम अभी इम्पोर्टेंट है उसको अगर नहीं किया तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसका भुगतान भरना पड़ सकता है, उसके बावजूद जो है हम कोई और काम करने लगते हैं। तो जो काम हमें खत्म करना था वो रह जाता है वो रह जाता है वहीं पे, और इसको हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन जो है, या ताखीर करना या काम को टालना जो है, ये एक आम इंसानी रवैया है। और हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जो है इस रवैये को अपनाता है। लेकिन रिसर्च ने ये बताया है कि जो क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर्स है, यानी जो आदतन जिनके रवैये में ये चीज शामिल है कि वो हर काम या ज्यादातर जो काम है उनको टाल देते हैं, जो अभी करने का काम है उसको टाल देते हैं बाद पे, जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो ऐसे लोगों में 80% लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और 25% लोग ऐसे हैं जो अडल्ट हैं और कोई और काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं है। तो हम क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जब हमें पता है कि ये काम है सामने, हमने इसके लिए कमिट किया था और एक डेडलाइन भी है शायद उसको खत्म करने की, और ये काम अगर हमने नहीं किया तो उसके नतीजे में हमें
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसका भुगतान भरना पड़ सकता है। उसके बावजूद क्यों हम ऐसा करते हैं कि वो छोड़कर कोई और काम करते हैं? ऐसे मतलब सोचो तो ऐसा लगता है ना कि कितना इलॉजिकल है जब हम इस लैंग्वेज में अगर बात करें, पर अक्सर हम करते हैं ऐसा। तो उसकी क्या वजह है? वजह अक्सर देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि आलसी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, या इस तरीके की लोग बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी के, या उन लोगों की जिंदगी जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्रॉनिक स्पेशली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जिनको लगातार काम टालने की आदत है, उनकी शुरुआती दौर में जिंदगी में वो हो सकता है बचपन में या स्कूल के शुरुआती दौर में, या तो उनके काम करने के या जॉब करने की, वर्क करने की शुरुआती दौर में ऐसा हुआ है कि जो काम है उसका एसोसिएशन, उसका ताल्लुक जो है वो पेन और ह्यूमिलिएशन यानी दर्द से या जिल्लत से जुड़ गया है किसी ना किसी वजह से। और उनको लगता है कि वो जो काम करते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं, या उन्हें लगता है कि वो वर्दी नहीं है। और अपना जो सेल्फ वर्थ है, यानी खुद की जो कीमत है या अपनी जो हैसियत है, उसको, वैल्यू को अपनी अपने काम से जोड़ते हैं कि मैं मेरा काम हूँ। जैसे हर इंसान जो है सिर्फ इंसान होने के नाते वर्दी है अपने आप में, वो पैदा हुआ है तो उसका वर्थ है, उसके बिना कुछ किए ही वो वर्दी है। लेकिन अक्सर जो लोग अपना सेल्फ वर्थ, अगर मैंने कुछ अच्छा किया तभी मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने कुछ बुरा किया तो मैं बुरा हूँ, इस तरीके की जो एसोसिएशन फॉर्म हो जाती है, वो भी हमें आमादा करती है काम को टालने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी, अक्सर देखा जाता है कि हमें टॉप डाउन अप्रोच से काम मिलते हैं कि तुम ये करो, हुक्म मिलता है, ये करो, होमवर्क कर लो, खा लो, सो जाओ, ये असाइनमेंट खत्म करो। तो एक, क्योंकि वो हम अपने आप जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है कि मुझे ये करना है, तो एक उसके लिए एक बैरियर पैदा हो जाता है अपने अंदर, रेजिस्टेंस की, नहीं अब क्योंकि कोई और बोले जा रहा है बार बार तो अब मैं नहीं करूंगी। और ये सारी चीजें बहुत हद तक सबकॉन्शियसली होती है, मतलब हम जानबूझकर नहीं कर रहे होते कि नहीं करना है, पर अंदरूनी तौर पे वो इतना हमारे अंदर रच बस गया है कि वो बस हमें एक्शन में दिखता है। और कुछ तरीके के फियर्स हैं, डर हैं किन्हीं चीजों के, जिस वजह से हम काम को टालते हैं। तो पहला है कि जजमेंट, तो काम हमारा कैसा होगा, पसंद नहीं आएगा, लोग नाम रखेंगे ठीक नहीं हुआ, तो इस चीज के डर से भी जो है डर लगने लगता है कि काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद जो है नाकामी का डर है कि अगर मैंने काम किया और वो ठीक नहीं हुआ, वो गलत हो गया, तो फिर मेरा नाम रखा जाएगा, इसीलिए अगर मैं काम शुरू ही ना करूं तो मैं फेल ही नहीं होंगी, तो इसीलिए मैं ये काम ही नहीं करूं, तो इसीलिए टालते जाते हैं हम। और सक्सेस का भी डर होता है। तो ये सक्सेस का जो डर है वो कहीं ना कहीं जाके फेलियर के डर से जुड़ा हुआ है, पर इमीडिएटली ये होता है कि अगर मैंने ये काम खत्म कर लिया तो उसके बाद फिर मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा, और वो मुझे नहीं पता कि ये काम तो मुझे पता है कि अभी जो मेरे हाथ में ये मैं कर पाऊंगी, ये अच्छे से कर पाऊंगी, लेकिन इसके बाद वाला जो काम आएगा क्या मैं वो कर पाऊंगी, ये मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए ये फिलहाल जो हाथ में काम है आसानी से हो सकता है उसको भी मैं टालने लगूं। डिप्राइवेशन ऑफ लीजर ओवर अनसीन जज, ये जो है इसमें कि अभी मेरे पास जो वक्त है उसमें मुझे वो काम करने दिया जा रहा है जिसका नतीजा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये वक्त अगर मैं इंजॉय करके या कुछ ऐसी चीजें जो फौरी तौर पे मुझे अच्छा फील कराती है मैं वो कर लूँ उससे अच्छा, तो इसीलिए भी लोग काम टालते हैं। इसके अलावा बाकी और जो चीजें हमको आमादा करती हैं प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए, वो है लो सेल्फ एस्टीम, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म भी कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेलियर से जुड़ा हुआ है। और दूसरा मतलब ये कि जब तक कोई काम बिल्कुल परफेक्ट ना हो, एकदम अच्छा ना हो, मैं दूसरा काम कर ही नहीं सकती। तो अगर मैं स्लाइड बनाना शुरू कर रही हूँ, मेरा आज का प्रेजेंटेशन है, मैंने फर्स्ट स्लाइड बनाई और उसके बाद में वो फर्स्ट स्लाइड में ये बोल्ड हो जाए, ये बड़ा दिख जाए, और ऐसा मतलब जब तक ये स्लाइड पूरी बेहतरीन नहीं बन जाती उसके बाद तब तक मैं अगली स्लाइड पर जा ही नहीं पाऊँ, नेक्स्ट काम ही ना कर पाऊँ, इस चक्कर में रह जाता है, हो नहीं पाता। फिर है इनफेक्टिव गोल सेटिंग, यानी गोल्स हम बना लेते हैं ऐसे बहुत सारे, लेकिन उसका कोई तालमेल नहीं है जो हमारे लिमिटेशंस है उसके साथ। लिमिटेशंस किस तौर पे? हमारा वक्त, वक्त तो लिमिटेड है, हमारी खुद की कुवत लिमिटेड है। फिर जोग्राफिकल लिमिटेशंस भी हो सकती है, मैंने प्लान कर लिया कि
मैं ट्रैवल भी कर लूंगी जिसमें 24 घंटा लगता है, 2 दिन के अंदर मैं एक बड़ा सा सबमिशन भी कर लूंगी, और फिर उसके बाद मैं घर के काम भी कर लूंगी। तो इस तरीके की जो प्लानिंग है वो, या गोल सेटिंग जो इनफेक्टिव हो, उसकी वजह से भी फिर हम काम टालना सीख जाते हैं कि हो ही नहीं पा रहा कुछ, तो छोड़ दो, कुछ नहीं करते हैं। नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में नेगेटिव सोच रखना, सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने लिए बहुत ज्यादा तनकीद करना, अपनी हर चीज को तनकीद करना, और फीलिंग लैक ऑफ कंट्रोल। फीलिंग लैक ऑफ कंट्रोल और रेजिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी थोड़ा बहुत मिलता जुलता हुआ है। ऐसा लगता है कि सब चीजें ऊपर से आ रही हैं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है मेरी लाइफ पर, मेरे जो भी हालात हैं उन पर, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत परेशानी फील हो रही है, इससे अच्छा मैं करूँ ही नहीं, मैं छोड़कर बैठ जाऊँ काम। प्रोक्रेस्टिनेशन के टाइप्स में ये 6 टाइप हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले ही स्लाइड में डिस्कस कर ली। कि परफेक्शनिस्ट है, हर डिटेल पे ध्यान देंगे। ड्रीमर हैं, तो अभी काम करने से बेहतर है कि काम मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे बड़ी बड़ी सोच रखना या डे ड्रीमिंग करना, वो उसी में खुश हो जाते हैं और काम वहीं का वहीं धरा रहता है। अवॉइडर हैं, तो जजमेंट है, गलती है, इन सारी चीजों के डर से हम वो काम ही नहीं करते, उसको अवॉइड करते हैं। क्राइसिस मेकर वो है जो प्रेशर में काम करना पसंद करते हैं। आखिरी वक्त जब आ जाए करीब में, तो एक एक्साइटमेंट होता है, हमारी बॉडी जो है वो एड्रेनालिन रिलीज करती है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर थ्रेट होता है, तो उस सिचुएशन में एक एक्साइटमेंट का भी सेंस होता है। तो कुछ लोगों को वैसे एक आदत सी हो जाती है काम करने की आखिरी वक्त में। और ड्रेड फील्ड, तो इसमें यह है कि मोटिवेशन ही नहीं है, काम शुरू करना है पता है, लेकिन वो शुरू करने का मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो आप जितने लोग यहाँ पर सेशन अटेंड कर रहे हैं, और आपने कभी ना कभी असाइनमेंट तो डिले किया ही होगा, लेकिन आमतौर पर अगर करते हैं तो आप अपना टाइप इसमें से ढूंढ सकते हैं। ये एक चक्र जैसा है, या एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली किया है कि किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आगे बढ़ता जाता है। परफेक्शनिस्ट डिमांड्स, अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना कि एकदम सही हो, एकदम अच्छा हो, जब तक सटीक नहीं होगा काम तब तक अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह से फेल होने का डर पैदा होता है, क्योंकि परफेक्ट नहीं है तो उसके अलावा सब चीज बेकार है, और फिर सब चीज जब बेकार है तो फिर काम करने का ही क्या मतलब है। और जब काम नहीं किया, डेडलाइन तो बहरहाल वहीं की वहीं सर पे लटक रही है, काम नहीं करने की वजह से और कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगतते हैं, पर सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है कि तुम नालायक हो, तुम किसी चीज के काबिल नहीं हो, देखो बाकी लोग कहाँ बढ़ गए हैं। और फिर ये सारी सोच के नतीजे में हमें घबराहट, परेशानी होने लगती है, या हम दुखी उदास हो जाते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसके बाद डर और बढ़ जाता है, और फिर जो प्रोक्रेस्टिनेशन है या काम टालना है वो और स्ट्रांग हो जाता है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं हम लोग कि वो क्या है। हमने देखा कि काम टाल रहे हैं, और ये सारी पीछे वजूहत है जिस वजह से काम टाल रहे हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है, यानी काम टालना, ताखीर करना अपने काम में एक मैकेनिज्म है जो हमें मदद करता है हमारी एंजाइटी से कोप करने के लिए। जो हमको घबराहट महसूस हो रही है एक काम को शुरू करने को लेकर या उसको खत्म करने को लेकर, उस घबराहट से बचने का एक तरीका है जो हमारे दिमाग ने बनाया है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ये कोपिंग मैकेनिज्म है। अब कैरल डुवेक हैं जिन्होंने ये थ्योरी, माइंडसेट की थ्योरी दी है, और ये बताते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने रिसर्च किया है इस एरिया में काफी, और इनके मुताबिक 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। और अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग हैं उनमें प्रोक्रास्टिनेशन की तादाद ज्यादा होती है। तो ये किस तरीके से सोचते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? तो बेसिक इसका प्रेमाइस ये है, ऐसी सोच रखना कि जितना इंटेलिजेंस है वो उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता कुछ भी। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ये मानते हैं कि नई चीजें सीखी जा सकती है, बदलाव आ सकता है,
और इसी सोच के नतीजे में फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जब भी चैलेंज आता है तो उसको अवॉइड कर लेते हैं, कोई मुश्किल आती है तो आसानी से गिव अप करते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। और जब एफर्ट लेने की बात आती है तो उनको लगता है कि ज्यादा एफर्ट लेने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बदलाव तो नहीं होने वाला। तो इसीलिए वो नेगेटिव वो फ्रूटलेस समझते हैं एफर्ट्स को। और फिर अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, अगर उन्होंने कोई काम किया है और किसी ने बताया कि आपको यहाँ सुधार की जरूरत है, तो उसको बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं, अगर हम कहें तो। और या उस वो फीडबैक को लेकर अगर सुधार किया जा सकता है तो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो सुधार पॉसिबल है, वो नहीं करता है। और दूसरों की जब सक्सेस को देखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, बेहतर करते हुए देखते हैं, तो उनको थ्रेटेंड फील होता है। उन्हें लगता है कि ये जो चीज है वो मतलब कोई और बेहतर कर रहा है तो मतलब मैं खतरे में हूँ, मेरा कम हो जा रहा है अगर कोई और आगे बढ़ रहा है। और वही दूसरे हाथ पे जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, वो कोई भी जब चैलेंज आता है तो उसको खुशी खुशी कबूल करते हैं, उसके तरफ काम करते हैं। वो परसिस्टेंट रहते हैं, यानी लगातार इस्तिकामत से काम करते हैं। अगर कोई सेटबैक आ भी जाता है, कोई धक्का लग भी जाता है वो काम कर रहे हैं जिसमें, तो फिर वो जारी कर लेते हैं अपना काम। और उनको ये यकीन होता है कि एफर्ट लेने से ही हम बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं और माहिरी की तरफ बढ़ सकते हैं। और क्रिटिसिज्म, अगर कोई इंसान उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है तो उससे वो सीखते हैं, और दूसरों की जो सक्सेस है उससे उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि बाकी यहाँ कैसे पहुंचे, उसको जाने और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन दिखता कैसे है ना, ये तो हमने बात की कि टाला जाता है ये, लेकिन वो एक्शन में कैसा नजर आता है। हम जब प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो क्या होता है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग व्हेन वी आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे ये किसी और के काम के जरिए मिला। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर आप लोगों ने अपनी स्क्रीन्स नहीं ऑन की और सिर्फ आवाज सुन रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन ऑन करें, क्योंकि मैंने कोशिश की है कुछ विजुअल्स डालने की, तो इट विल एक्चुअली बी अ सप्लीमेंट्री टू व्हाट आई एम सेइंग। इंटरनेट क्या चीज है, तो एक इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, ये उसके हिसाब से डेफिनेशंस हैं चीजों की। तो इंटरनेट वो कारण है जिसकी वजह से हम क्लास फेल हो रहे हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट वो है जो हमारे रिलैक्स करने का टाइम है, क्योंकि काम तो कोई और करेगा। काम क्या है कि वो अनोइंग चीज जो हम सोने और नेटफ्लिक्स के बीच में करते हैं। और खाना वो है जो हम तब खाते हैं जब कुछ और नहीं है करने के लिए। पढ़ाई एक खुली किताब सामने रखी हो जब हम टेक्सटिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। और कल जो है बेहतरीन टाइम है हर उस काम के लिए जो हमें आज करना था। शायद आप कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा होगा। ओके, ये दो तस्वीरें जो और मुझे इंटरेस्टिंग लगी और बड़ी रेलेवेंट लगी वो मैंने यहाँ लगाई हैं। कि एक पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि ये शख्स जो है ये आराम कर एक लॉन्ग बात ले रहे हैं बाथ टब में, बहुत आराम से, लग्जरी, और वहाँ पे ड्रिंक भी रखा हुआ है। और अपने आप को ये कह रहे हैं कि ये प्रोक्रास्टिनेशन थोड़ी है, ये तो सेल्फ केयर है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें करते हैं जिसको हम कहते हैं कि अरे ये भी तो काम है जो हम कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेट थोड़ी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक खुरपी है और ये कह रही हैं कि आज मैंने वो जो जमीन पे पड़ा हुआ पेंट था 20 साल से मुझे सता रहा था, उसको आज निकाल दिया। तो कोई बहुत छोटी सी भी चीज होती है पर उसको टाल 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 के हम बहुत लंबा टाल देते हैं। अभी एक वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को, उसका ऑडियो बहुत क्लियर इसमें नहीं सुनाई दे पा रहा था, तो आई विल स्पीक। दिख रहा है? ओके।
आज सुबह मैं सोकर उठा और जल्दी तैयार हो गया क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। मैंने अपने डेस्क पर बैठा और काम करना शुरू किया तो मेरे हाथ से कॉफी गिर गई। तो मैं स्पॉन्ज लेने गया और सफाई शुरू की। फिर मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा मिनट ले लेता हूँ और पूरा डेस्क साफ कर लेता हूँ। अगर डेस्क साफ होगा तो मुझे काम करने में आसानी होगी। जब मेरी सफाई खत्म हुई तो मुझे ध्यान आया कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है और मुझे भूख लग रही थी। भूखा मुझे काम नहीं करना था। मैं किचन में गया तो देखा कि सीरियल खत्म हो गया है। फिर मैं शॉपिंग के लिए गया और वहां पर मुझे ध्यान आया कि बहुत सारी और भी चीजें लेनी बाकी है। तो मैंने पूरे हफ्ते की शॉपिंग कर ली क्योंकि मुझे जो काम करना है फिर मैं उस पर ध्यान दे पाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तब मुझे सीरियल खाने का मन नहीं था तो मैंने ऑमलेट बना लिया। फिर बर्तन धो लिए क्योंकि मुझे अपने काम पर ध्यान देना था बाद में। उसके बाद मैं हार्डवेयर स्टोर गया ऑयल लेने क्योंकि मेरी कुर्सी से आवाज आ रही थी और कुर्सी की जो आवाज थी उससे मुझे डिस्टर्ब हो जाता तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा था। ये सब खत्म होते होते मैंने एहसास किया कि बहुत देर हो गई है और अभी काम नहीं हो पाएगा तो मैं ट्वाइलाइट देखने बैठ गया टीवी पे। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जल्दी सो जाऊं ताकि सुबह फ्रेश उठूं और फिर अपने काम पर ध्यान दे पाऊं। ये जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि ये कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। और मुझे उम्मीद है शायद बाद में चैट बॉक्स पढूं तो मुझे दिखेगा कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने आप ही के बारे में कह दिया। ओके। तो ये हमने देख लिया कि प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, किस शक्ल में होता है। तो अब इस पर हम काम कैसे करें, है ना। इसीलिए तो हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि भाई बताओ कि क्या करें। हमें तो पता है कि ये मसला है और इसकी वजह से हमें परेशानी भी हो रही है, तो क्या किया जाए। तो अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं अपने आप को या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या ट्राई किया है, क्या कोशिश की है अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन के बाहर निकालने की और क्या वो हेल्पफुल रहा। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है। उस ऐप का नाम है पोमोडोरो। और उसमें बेसिकली वो आपको कोशिश करता है कि वो आपको बैठाए। और उसमें 25 मिनट्स का टाइमर होता है कि आप उस 25 मिनट आप हिल नहीं सकते हैं। आपको अपना काम करना है। उसके बाद वो आपको 5 मिनट्स ब्रेक देता है। उस टाइम पे आप वॉशरूम जा सकते हैं, अपने लिए चाय बना सकते हैं, और जिससे से किसी का मैसेज का जवाब देना है वो आप 5 मिनट में जवाब दे सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 25 मिनट का होता है। तो बेसिकली जो चीजें ऐसी लगती हैं कि इम्पोर्टेंट है और अभी जवाब देना है, वो 25 मिनट आप काम करते हैं। एंड इट इज अमेजिंग कि 25 मिनट में कितना काम हो जाता है। ऐसा लगता है कि 25 मिनट कुछ टाइम नहीं है। बट आप एक दिन में अगर आप 2 पोमोडोरो भी करें तो सिर्फ 1 घंटा, और तो लगता है कि अरे आपने कुछ तो किया है। बहुत तो मतलब हाउ दैट इज हेल्प, हेल्पिंग। हाँ, थोड़ा बहुत, आपकी। थोड़ा। हाँ, हाँ। या ये एक्चुअली एक टेक्निक है जिसके बारे में आगे मैं बताने वाली थी, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। कुछ चैट बॉक्स में भी पॉइंट्स आए हैं। ओके। तो सानिया ने पोमोडोरो ट्राई किया। आयशा कह रहे हैं कि फिक्सिंग टाइम फॉर एवरीथिंग, डिड दैट हेल्प यू आयशा? सेटिंग रिमाइंडर्स। And Maruk is saying कि I'm still procrastinating on planning on doing something about procrastination. Classic. Okay. ठीक है, सेट रिमाइंडर सेट करने से मदद होती है और टाइम फिक्स करने से मदद होती है जी। एक्शन बडी बनाने के बारे में कह रहे हैं। डिड दैट हेल्प? एक्शन बडी बनाने ने मदद की आपकी? मुनीब बता रहे हैं। ओके। और कोई बाद में भी ध्यान आए तो आप लोग बोल सकते हैं, हमारे पास डिस्कशन के लिए टाइम है। ओके। बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि ये इशू ऐसा है कि जिस पर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रिसर्च भी हुआ है और बहुत काम है। मैं कोशिश करूंगी फास्ट कवर कर पाऊँ। उसके बाद अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। एक जो कैरल ड्वेक ने हमें थियोरी दी ऑफ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट
माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। तो उन्होंने ये भी बताया कि 4 स्टेप हैं जिनके जरिए से हम फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कौन से ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं? पहला है कि अपने जो दिमाग में आवाज है फिक्स्ड माइंडसेट की, फिक्स्ड माइंडसेट पहले तो पहचानिए आप लोग कि क्या कौन कौन सी जो चीजें हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट से आ रही हैं। तो उसको जब पहचान लेंगे तो उसके बाद जो उसकी आवाज है वो दिमाग में सुनाई देगी, तो उसको पहचानिए। फिर उसके बाद में आपको ये करना है कि उसको जवाब देना है ग्रोथ माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से, कि जैसे काम अगर कोई कर रहे हैं और ये हो रहा है कि एफर्ट लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका जवाब ग्रोथ माइंडसेट से क्या होगा? एफर्ट लगाने से ही रिजल्ट आता है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए इस तरीके से। और फिर जो आखिरी चीज है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला एक्शन लीजिए। जैसे ग्रोथ माइंडसेट के लोग आगे बढ़ते हैं वो हमें करना चाहिए। और और क्या चीजें हम कर सकते हैं, तो हम देखेंगे आगे कि ये कुछ चीजें हैं जो हमारी मदद करेंगी। इमोशनल रेगुलेशन है, सेल्फ कंपैशन है। इसमें उससे पहले एक तो ये पर्सपेक्टिव, ये जो 2 पर्सपेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया सेशन ओवरव्यू में कि प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव लिए हैं, इसकी वजह ये है कि जो माइंडसेट पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही कॉग्निटिव लेवल पे, यानी हमारे जो सोच है, हमारा थॉट है, विचार है, सोचने का तरीका है, बिलीफ्स है, उसको लेकर काम कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है डॉक्टर नील फ्योर का, वो एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैस्लो आते हैं। इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी बहुत लोग पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के अलावा भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी है। तो इसके कोर में, इसके बिल्कुल सेंटर पे ये बिलीफ है कि जो इंसान है और जो ह्यूमन स्पिरिट है उसका ग्रोथ की तरफ तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। हर इंसान जो है अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करता है, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव है उन सारे एक्यूजेशंस को काउंटर करता है जो कि एक प्रोक्रास्टिनेशन करने वाले इंसान पे लगाए जाते हैं, कि तुम आलसी हो, तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है और तुम ढीठ हो, इस तरीके की भी चीजें आती है। और जो सेल्फ क्रिटिसिज्म से आता है कि तुम लायक ही नहीं हो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, बाहर से अंदर से दोनों से जो नेगेटिव मैसेजेस आते हैं उसको ये काउंटर करेगा अगर हम थोड़ी देर बैठे और इस बात को इंटरनलाइज करें कि हर इंसान जो है उसके अंदर चाह होती है आगे बढ़ने की, और हर किसी को एक मीनिंगफुल वर्क की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा आलसी है ही नहीं कि जिसको कुछ नहीं करना है जिंदगी में, और ऐसा कोई नजर आता है तो उसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह है और उनको मदद की जरूरत है। इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ कंपैशन और कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स, ये डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट और सिंपल तरीके हैं आगे बढ़ने के। सिंपल सुनाई देने में है, प्रैक्टिस करते हुए वक्त लगेंगे, लेकिन सेल्फ हेल्प के लिए काफ़ी हैं। अब इमोशनल रेगुलेशन क्या है? तो हम कोई भी सिचुएशन जब आती है तो वो हमारे जज्बात पे अफेक्ट करती है, हम कैसे फील कर रहे हैं। तो उस वक्त में जो इमोशन एकदम यहाँ से वहां हो जाता है, हमने देखा कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, कि जो हमको घबराहट महसूस होती है काम करने को लेकर, शुरू करने को या खत्म करने को लेकर, वो घबराहट घबराहट भी एक इमोशन है। तो वो इमोशन से कोप करने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव कोपिंग है प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन उस वक्त जो घबराहट हमें महसूस हो रही है, उस घबराहट को अगर हम संभाल पाए अपने बॉडी में, अगर उसको बैलेंस कर पाए, है ना, हमारी बॉडी जो है कुदरती तौर पे इस तरीके से बनी हुई है कि इक्विलिब्रियम चाहती है वो। तो फिजिकल चीजों पे बहुत कम हमें मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए, हमें खाना पानी और नींद एक्सरसाइज देनी है, लेकिन बॉडी अपने आप फंक्शन कर लेती है। लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ है उस पर हमें डेलिबरेटली और बहुत एक्टिव एक्शन लेकर काम करने की जरूरत पड़ती है। तो बॉडी में इक्विलिब्रियम हम कब और कैसे देखते हैं, रेगुलेशन कैसे देखते हैं? टेम्परेचर केस में हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। अगर एग्जांपल लिया जाए कि अगर बहुत ठंड लग रही है तो बॉडी क्या करती है, शिवर करती है, वो टेम्परेचर को बैलेंस करना है। तो इसी तरीके से जब घबराहट हो रही है तब हमें क्या करना है, तो हमें इमोशनल रेगुलेशन करना है। आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि किन तरीके से कर सकते हैं। और रिसर्च ने ये बताया है कि इमोशनल रेगुलेशन जो है वो अगर हम करें तो बहुत हद तक प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर काम कर सकते हैं और उससे रुक सकते हैं।
क्या क्या चीजें कर सकते हैं। माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस के बारे में आगे मैं बात करूंगी थोड़ा डिटेल में। सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में हमें पता होना कि हमें क्या महसूस हो रहा है, हमारे क्या ख्याल आ रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस माइंडफुलनेस फैसिलिटेट करता है। फिर रिलैक्सेशन ब्रीदिंग है। तो बहुत बेसिक चीज है ना, हमें क्या करना है, बैठना है और सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है। तो अभी अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 मिनट बैठ के ऐसे ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2-3 बार ट्राई करिए एंड यू विल सी द चेंज इमीडिएटली। कॉग्निटिव रीअप्रेजल या रिफ्रेमिंग, यानी जो हमारे ख्याल आ रहे हैं, हमने देखा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे दिमाग में चल रही होती है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को करती है। तो इसका क्या ताल्लुक है कि जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो डायरेक्टली हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, और इमोशंस यहाँ वहाँ हो गए तो हम फिर फौरन अवॉइड करना शुरू करते हैं और काम टालते हैं। नेम इट टू टेम इट, तो जो इमोशन हमें महसूस हो रहा है उस वक्त, जो हम महसूस कर रहे हैं, अगर कोई काम आया, मुझे पता है ये असाइनमेंट है, मैंने असाइनमेंट के लिए लैपटॉप खोला या नोटबुक खोली और उस वक्त कुछ होने लगा मेरे अंदर, तो मुझे उसको नाम देना चाहिए। मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, डर लग रहा है। जब हम ये करते हैं तो हम उसको कंटेन करने के लिए एक स्टेप लिया हमने, फिर उसको कंटेन करना आसान हो पाता है। फिर सेल्फ कंपैशन, सेल्फ कंपैशन पे हम बात करेंगे अब। सेल्फ कंपैशन बेसिकली ये है कि हम, हमारा जो रवैया कंपैशन का दूसरों की तरफ होता है, लोगों के लिए समझ, एक्सेप्टेंस या केयर जो हम दूसरों को देते हैं। कोई अगर परेशानी में हो तो हमारा क्या रवैया होगा, क्या हम उसे डांटेंगे, फटकारेंगे और उसको इल्जाम देंगे, या हम कहेंगे कि होता है, कोई बात नहीं है, हो जाता है, परेशानी होती है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। हम इस तरीके की जनरली दूसरों से बात करते हैं। तो ये सेम रवैया हमको अपने आप के लिए भी इस्तेमाल रखना चाहिए कि अगर हमसे गड़बड़ हो जा रही है या डीले हो जा रहा है, इवन व्हेन यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड यू आर अवेयर दैट आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग, टेल दिस टू योरसेल्फ कि कोई चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, जिसकी वजह से मैं काम टाल रही हूँ। ये नहीं कि मैं नालायक हूँ या मैं आलसी हूँ। उस वक्त में अपने आप को याद दिलाइए कि आपको अपने आप की तरफ नरमी रखने की बहुत जरूरत है। सेल्फ कंपैशन से ये होता है कि जो हम परेशानी महसूस कर रहे हैं, जो डिस्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, वो कम हो जाता है। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा जो सेल्फ वर्थ है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर में जो चीज है प्रोक्रास्टिनेशन के, वो सेल्फ वर्थ कम होना है। तो वो बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है, और हमारे पॉजिटिव इमोशंस इम्प्रूव होने लगते हैं। हम ऑप्टिमिस्टिक सोचने लगते हैं, लगता है कि चीजें हो पाएंगी, हम कर पाएंगे। हम क्यूरियोसिटी को भी अपने अंदर बढ़ावा देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सेल्फ कंपैशन की तरफ, अपने आप के लिए ग्रेट एक्सेप्टेंस और काइंडनेस को अपने आप के लिए इस्तेमाल करें। और मैं तो ये कर भी नहीं पाती हूँ, मैंने तो किया भी नहीं था, या रिग्रेट वाली जो भाषा है उसको थोड़ा कम करें। एक कपल ऑफ सेकेंड्स हम लेकर ये ट्राई करेंगे कि सेल्फ कंपैशन में बहुत सारी चीजें होती है, और ये होता है कि जब हम अपने तरफ कंपैशनेट होने लगते हैं, क्योंकि हमने ऐसा किया नहीं है कभी, अगर हमने कभी नहीं किया है तो बहुत सारे दूसरे इमोशंस बाहर आने लगते हैं और एक परेशानी भी महसूस होने लगती है। तो वी कैन एक्चुअली फिजिकली कंफर्ट आवरसेल्व्स। तो अगर ऐसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो कोई कंफर्टेबल कुशन हो, पिलो हो, सॉफ्ट टॉय हो, वो लेकर आप बैठ जाइए, अपने आप को थोड़ा कंफर्ट कराइए। क्योंकि हमारी माइंड और बॉडी सेपरेट नहीं है। जो भी इमोशंस हम फील करते हैं वो हमारी बॉडी में रहता है, और जो हमारे अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी में, जिसने हमको कमतर फील कराया है या लेस वर्दी फील कराया है, वो सब हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो बॉडी भी एक अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करती है। तो अपने दिमाग को और अपने बॉडी दोनों को एक साथ कंफर्ट करना। यू कैन इवन गिव योरसेल्फ अ हग, कि अपने कंधे पे एक हाथ रख के और पीछे एक हाथ रख के अपने आप को कंफर्ट करिए, और फिर आप जरूर जो है असर देखेंगे आपके इमोशन में उस वक्त जो है
चेंज आएगा। माइंडफुलनेस एक टेक्निक है जो इमोशनल रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, मैंने बताया था। माइंडफुलनेस बेसिकली ये है कि हम हाल में मौजूद रहें, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहें। अक्सर ये होता है कि जब हम घबरा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो हम फ्यूचर में चले जाते हैं और फ्यूचर को लेकर डर रहे होते हैं, या ये होता है कि हम पिछली चीजों को लेकर दुखी हो रहे होते हैं कि वो एग्जाम में फेल हो गई थी, वो असाइनमेंट इतना खराब किया था, वो कर पाते तो अच्छा होता। तो अभी काम तो हमारा प्रेजेंट में है और हम उसको छोड़ के यहाँ वहां हो रहे हैं। तो माइंडफुलनेस बेसिकली ये बोलता है कि अभी आप जहाँ हो वहां रहो, तभी आप जो है इफेक्टिवली काम कर पाओगे। ये हमारा फोकस बढ़ाने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। और जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने लगे तो उन डिस्ट्रैक्शंस से डील करना आसान हो पाता है, हमारे स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है। और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसके लिए भी उस हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए काम आता है और इमोशनल रेगुलेशन में तो मदद करता है। अब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किस तरीके से किया जा सकता है? आम जिंदगी के रोजमर्रा के काम में आप ये कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं, लेटे हैं, या जहां पर भी आप मौजूद हैं, जिस जगह पे, अपने आसपास देखिए, ऐसे धीरे धीरे देखिए जो चीजें आपके पास रखी हुई हैं। वहां पर आपके हाथ में फोन है, स्क्रीन से हट कर देखिए क्या है, उसको थोड़ा गौर से देखिए। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अपनी साइट को यूज कर रहे हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, उन सेंसेस को यूज करते हुए हम प्रेजेंट में प्रेजेंट रह सकते हैं, बेसिकली माइंडफुल हो सकते हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते मोबाइल फोन या फिर न्यूज़पेपर या बहुत किसी और से कॉल पे बात करना, ये चीजें मत करिए। आप कोशिश करिए कि आपकी प्लेट में जो खाना है उसको देखें, उसका टेक्सचर देखें, उसका कलर देखें। फिर जब आप खा रहे हैं निवाला मुंह में डाल के, तो उसके टेस्ट को एंजॉय करने की कोशिश करिए। और उसके अंदर फ्लेवर्स हैं या कोई खुशबू है तो उसको, उस पर ध्यान दीजिए। जो आप पहन रहे हैं उस वो देखिए ना। मतलब हर एक्टिविटी पे अगर आप चाहें तो आप माइंडफुल हो सकते हैं। रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स जो हैं, तो हम नमाज पढ़ते हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, और फिर उसके अलावा अज़कार करते हैं। तो खुशू वाली नमाज, खुशू वाली नमाज, इस पर तो बहुत जोर है। तो खुशू वाली नमाज क्या है? पहले लोग ये कहा करते थे कि नमाज मतलब मेडिटेशन है। नमाज मेडिटेशन नहीं है, मुझे कभी फिट नहीं लगता था। जब मैंने माइंडफुलनेस के ऊपर रीड किया था, मुझे समझ में आया कि नमाज माइंडफुल होने को कहते हैं। तो आप मौजूद हैं वहां पर, आप आंख बंद कर कर जाप नहीं कर रहे हैं उस वक्त। तो वो बहुत हेल्प करेगा टू डेवलप दिस। माइंडफुलनेस का स्पिरिचुअलिटी के साथ में बहुत डीप कनेक्शन है। तो जो लोग रिलीजियस नहीं हैं, अगर वो रिलीजियस चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं, तो भी वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे अगर अपने काम करें तो इसको अचीव कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, जब हम सांस ले रहे हैं, जब लंबी सांस ले रहे हैं, उस वक्त बैठकर गौर करें कि हम सांस अंदर गई तो बॉडी के किस किस हिस्से में गई और क्या मूवमेंट हुआ। व्हेन वी आर एक्सेलिंग तब क्या मूवमेंट हो रहा है, और उसकी जो आवाज है, जो सेंसेशन है, उस पर अगर ध्यान दें तो ये कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि अनहेल्पफुल थॉट्स और बिलीव्स, जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस किया कि हम किन चीज़ों की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन को रिसॉर्ट करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर है, तो इसमें किस तरीके का थॉट या बिलीफ हमारे अंदर होता है कि आई कांट फेल, अदर्स विल जज मी इफ आई डोंट सक्सीड, बाकी लोग मुझे जज करेंगे। और अनसर्टिनिटी का डर, आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही करूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कम है तो हमारा बिलीफ कुछ इस तरीके से होगा कि आई एम नॉट गुड इनफ टू गेट थिंग्स डन, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। और ड्रिवन बाय प्लेजर, कि जो टाइम अगर मैं इस पे खर्च कर दूं, ये काम पे, जो कि मुझे पता भी नहीं है क्या नतीजा निकलेगा, तो मेरा आज का जो एंजॉयमेंट है वो रह जाएगा। या फिर मोटिवेशन नहीं होना, कि जब तक मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ मैं कोई काम ही नहीं कर सकती हूँ, या मैं बोर्ड हूँ या मैं थकी हुई हूँ तो मुझसे कोई काम नहीं किया जाता। और लैक ऑफ कंट्रोल वाले पर्सपेक्टिव से ये बिलीफ हमारे दिमाग में होता है कि आई नीड टू बी इन चार्ज, और नॉट डू थिंग्स बिकॉज अदर्स हैव टोल्ड मी। ये एक है कि कोई और मुझे कह रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगी कभी भी काम।
मुझको इंचार्ज होना पड़ेगा, ये चीज मेरे पास से आनी चाहिए। तो इस तरीके की अगर फिक्स सोच हो तो मुश्किल होती है। अब इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं फॉर इट टू बिकम मोर हेल्पफुल। अगर एक प्लेन थॉट आता है, उसके बाद में हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, एक ख्याल आया, उसने एक कंक्लूजन बनाया और वो एक एक्शन ले रहा है। तो अगर ख्याल ये आया कि मैं थकी हुई हूँ, या ये एक्सपीरियंस है फिलहाल कि मैं थक गई हूँ, तो अनहेल्पफुल कंक्लूजन ये निकलेगा कि मैं अभी आराम कर लेती हूँ ताकि बाद में अच्छे से काम कर पाऊँ। लेकिन उसका हेल्पफुल कंक्लूजन क्या होगा कि मैं अभी थोड़ा तो स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आराम करूंगी। दिस विल मेक अ चेंज। फिर ये सोच है अगर कि मुझे अभी काम करने का मन नहीं है, तो मैं ये सोच लूँ कि काम करने का मन नहीं है, तो मैं जब तक मेरा काम करने का मन नहीं होगा मैं काम नहीं शुरू करूंगी। तो ऐसे तो शायद फिर कभी काम ही नहीं शुरू हो पाया, तो हम क्या करें फिर? तो अपने आप को ये कहना है कि शायद मोटिवेशन आएगा ही नहीं मुझे, तो काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे। मोटिवेशन चाह है काम करने की, लेकिन एबिलिटी से नहीं जुड़ा हुआ है ना। अगर हम देखें, और कई बार हमने ये देखा होगा कि जबरदस्ती कर कर हम अपने साथ कोई अगर काम करना शुरू कर देते जो करने की जरूरत है, तो हो जाता है, कर भी लेते हैं हम लोग। फिर आई डू बेटर अंडर प्रेशर, ये ख्याल आया तो ये लगे कि हाँ, फिर मैं डेडलाइन जब तक नहीं आती तब तक मैं रुकी रहूं, और उसके बाद डेडलाइन के करीब में काम कर पाऊंगी तो अच्छा होगा। लेकिन उसके बजाय हमें क्या सोचना चाहिए कि इट्स बेटर कि मैं अभी शुरू कर दूं काम, क्योंकि आखिर वक्त में क्या होगा नहीं पता, लास्ट टाइम पे कोई और दूसरा असाइनमेंट आ गया, कोई एग्जाम आ गया, कोई और मसला आ गया, तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। अब सेल्फ टॉक, हम अपने आप से बात करते हैं। हम अगर ऐसे बहुत एक्टिवली कॉन्वर्जेशन में नहीं एंगेज होते हैं, तो भी अपने आप से कोई ना कोई बात हमारी चलती रहती है। जो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, उसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होता है हमारे खुद के कॉन्वर्सेशन में, सेल्फ टॉक में। तो एक अथॉरिटेरियन अंदाज में कि नहीं, तुझे तो ये करना ही पड़ेगा, और ऐसा ही होगा, ऐसे ही करना चाहिए। तो ये वाली जब लैंग्वेज आ रही है हमारे सेल्फ टॉक में, तो वो हमें ये बता रही है कि मेरी कोई चॉइस ही नहीं है इसमें, मेरा कोई बस नहीं है इस सिचुएशन पे। और वो बेबसी जो है फिर हमारे अंदर परेशानी, घबराहट, वो सारी चीजें शुरू करती है। और उस वजह से फिर ये होता है कि हम उस घबराहट से बचने के लिए काम को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो काम की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसकी बजाय हमको रिप्लेस करना चाहिए कि आई चूज टू, आई हैव टू की बजाय, मुझे करना ही पड़ेगा की बजाय, मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूं। इस तरीके से जब हम अपने आप से बात करने लगेंगे तो बेहतर होगा, और इट इज मोर हेल्पफुल। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं विथ मोर यूजफुल सेंटेंसेस। एक और बहुत जरूरी चीज है लर्निंग टू से नो, नहीं बोलना सीखना। हमारा कहीं ना कहीं कल्चरली और इस तरीके से एक्सपेक्टेड होता है कि हर चीज को हम हाँ बोलते हैं। एक ऐसा सेटअप है कि रिस्पेक्ट के नाम पे, अगर जो भी बड़े, अगर स्पेशली अगर अथॉरिटी से वो चीज आ रही है, जो बड़े लोग हैं तो बड़ों की इज्जत करते हैं, तो नहीं बोलना जो बेइज्जती है, बदतमीजी है। अगर किसी बड़े ने कुछ भी कह दिया तो हमें बस हाँ ही बोलना है, तो एक कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि हम नहीं बोल नहीं सकते। अगर हमारे लिए वो मुमकिन नहीं है काम कर पाना, तो भी हम हाँ बोल देंगे और काम नहीं कर पाएंगे और परेशान रहेंगे। तो नहीं बोलना सीखना है। अब नहीं बोलना किस तरीके से हम सीख सकते हैं, जो कि असर्टिव भी हो, लेकिन और नॉन डिफेंसिव लगे, बदतमीजी ना हो। हम तमीज से भी नहीं बोल सकते हैं, तो किस तरीके से बोल सकते हैं? अगर कोई कोई काम बता रहा है और आपको पता है कि अभी आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं ये अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच के बताऊं। कोई हमसे फौरन पूछता है ना कि ये काम है, क्या आप अभी कमिट करोगे? हमने देखा कि ओवर कमिटमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। बहुत सारा काम आ गया, हमने हर चीज को हाँ बोल दी, टाइम का ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए कि कितने देर में कितना काम कर पाएंगे, और फिर फंस गए। दूसरी चीज जो आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैं जो है थोड़ा वक्त लगाऊंगी, मैं आपकी तरह नहीं जल्दी सोच पाती हूँ, तो मुझे कुछ वक्त दीजिए सोच कर फिर आपको बताने के लिए। इस तरीके की चीजें हम बोल सकते हैं। ओके।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ गिल्ट फ्री प्ले। ये नील फ्योर ने दिया है अपने काम और उनके एक्सपीरियंस से। तो ये कहते हैं कि गिल्ट फ्री प्ले बहुत जरूरी है। इन्होंने काम किया था, ये पीएचडी में जब थे तो अपने आसपास लोगों को देखते थे कि कुछ लोग थे जिनका पीएचडी 3 साल, 2 साल, 4 साल में खत्म हो गया, मैक्सिमम 3 साल के अंदर खत्म हो जा रहा है, और कुछ लोग थे जिनके 12-12 साल, 13 साल लग गए पीएचडी खत्म होने में। और फिर उन्होंने देखना शुरू किया कि क्या फर्क है इन दो तरीके के लोगों में। तो उन्होंने एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस की, उसमें फर्क इम्पोर्टेंट नोटिस किया कि जो लोग काम अपना टाइम पर खत्म कर पाते थे वो लोग गिल्ट फ्री प्ले में इंडल्ज करते थे। अब इसका मतलब क्या है? हम अक्सर, अगर आप लोग, हमने जो देखा, जो वीडियो देखा और जो बातें की प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, और वो रेजोनेट हो रहा था आपके साथ, तो अक्सर आपने देखा होगा ये कि ना हम काम कर पाते हैं और ना हम मजा कर पाते हैं। घर में शादी हो या कोई फंक्शन हो या दोस्तों के साथ कोई प्लान बन रहा हो और सर पे एक काम की तलवार हमेशा लटक रही होती है, तो ना हम इधर के हो पाते हैं ना हम उधर के हो पाते हैं। और पूरा टाइम जो है एक मजाक किरकिरा, जो मुंबई की लैंग्वेज में कहा जाता है, उस तरीके का एक्सपीरियंस चल रहा होता है। तो ऐसे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। पर दूसरे लोग हैं जो काम करेंगे अपना, और उसके बाद जो मजा करने का टाइम है, चाहे वो कोई लीजर एक्टिविटी हो या रिश्तेदारों से मिलना हो या कोई और प्लान बनाना, सोशलाइजिंग करनी हो, उसका प्लान हो, तो वो भी वो अपना बराबर कर देता है। और ये बाकी लोग जो है, नहीं मैं अभी नहीं, तो उसको कहते हैं टू पुट योर लाइफ ऑन होल्ड। एक एक एटीट्यूड जो डेवलप होता है, पुटिंग थिंग्स ऑन होल्ड, कि ये बाद में करेंगे, हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज जो है इट्स अनहेल्पफुल। एंड गिल्ट फ्री प्ले करने की वजह से मतलब ये कि कोई एक ऐसा टाइम निकालें जब आप सिर्फ और सिर्फ अपना लीजर करें। अब ये लीजर एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? ये आपका स्क्रीन टाइम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं हो सकता, कंप्यूटर गेम्स नहीं हो सकते, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, पैसिव एक्टिविटी। इनफैक्ट आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट कैन ऑल्सो नॉट बी रीडिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कोई ऐसी चीज जो आपके मोटर स्किल्स को थोड़ा या आपके सोशल स्किल्स को एंगेज कर रही हो। तो लोगों से जाकर फिजिकली मिलना, ऑनलाइन चैट करने से बेहतर है कि कोई दोस्त अगर सेम शहर में रहता है तो उससे जाकर मिले, या फिर कोई जगह विजिट करें, या वॉक पर चले जाएं, या कोई गेम खेलें आउटडोर या इंडोर, या सिलाई बुनाई कढ़ाई का जो काम अगर आप करते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो कोई भी चीज जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट इन्वॉल्व हो। और एक हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जो कि सिर्फ रिक्रिएशन या इसके लिए, या कोई एक मेजर चंक ऑफ द डे हफ्ते में एक निकाला जाए जो सिर्फ गिल्ट फ्री प्ले के लिए हो। उस टाइम पर ये ना हो कि मैं काम छोड़ कर ये कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम जो भी चीजें कर रहे होते हैं, बिंज वॉचिंग है या सोशल मीडिया स्क्रोलिंग है या गेम खेलना, कंप्यूटर गेम्स खेलना, ये सारी चीजें कब कर रहे होते हैं? हम अपने काम को टालते हुए कर रहे होते हैं, तो उसके साथ एक गिल्ट अटैच होता है हमेशा। तो वो गिल्ट अटैच ना हो, ये काम सिर्फ, जो गिल्ट फ्री प्ले है वो सिर्फ इसलिए है कि फॉर द सेक ऑफ दैट, फॉर एंजॉयमेंट ऑफ दैट। तो उससे हम एक नया एक्साइटमेंट और रिफ्रेशमेंट के साथ वापस अपने काम की तरफ आएंगे। तो schedule your play and unschedule your work. It's very interesting. नील फ्योर सेज कि अपना प्ले को स्केड्यूल करो, अपने काम को अनस्केड्यूल करो। अनस्केड्यूल बेसिकली वही टेक्निक है जो सानिया ने हमको बताई, कि वो जो पोमोड्रो को यूज करते हुए कर रही हैं, कि एक 25 मिनट का टाइम लेती हैं, उसमें काम करती हैं, देन शी टेक्स अ स्मॉल ब्रेक और फिर वापस वो काम करते हैं। तो इन्होंने देखा कि कुछ जो साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट थे, बीएफ स्किनर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो वो जो है अपना जब काम करने बैठते हैं तो उनकी चेयर पे एक वॉच जैसा लगा था, टाइमर।
तो उसको वो क्लिक करते हैं, और वो जब काम करके उठते तो उसको बंद करते। तो ही वाज सॉर्ट ऑफ लाइक टाइमिंग हिज वर्क। उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी, अब तो हमारे पास स्टॉप वॉचेस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से ये आसानी और फैसिलिटी अवेलेबल है, बट ही यूज्ड टू डू दैट। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी तरीका, और एक ऐसा इंसान जो जिसने इतना बड़ा काम किया है, उसको भी अगर अपने आप को स्केड्यूल इस तरीके से मतलब टाइम लगा के करने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ही स्टार्टेड डूइंग दिस, कि उन्होंने 30-30 मिनट का वो ऐसे करते थे कि जब बैठे तो पंच इन, जैसे ऑफिस जाते हैं या पंच इन वाला कॉलेज में सिस्टम हो, पंच इन कर रहे हैं, और जब उठ रहे हैं तो पंच आउट कर रहे हैं। और उस ड्यूरेशन में बिल्कुल फोकस के साथ, डेडिकेटेडली, कोई और डिस्ट्रैक्शन को ना आसपास रखते हुए, वो जो टास्क पे फोकस करें उसी को फोकस करें, और फिर उसके बाद छोटे ब्रेक्स लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क वो कर पाते थे उस अनस्केड्यूलिंग, ही कॉल्स इट अनस्केड्यूलिंग। ओके, ये कुछ क्विक एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन टिप्स हैं। तो पहला तो ये है कि क्यूरियोसिटी डेवलप करें अपने अंदर, और दिस इज बेसिकली अबाउट द बॉडी। जो एक्सपीरियंस में कह रही थी कि हमारे जो सोच है, हमारा जो सोच है या जो इमोशन है, उसका कुछ सेंसेशन हमारी बॉडी में फील होता है। तो उस पे गौर करने की कोशिश करें कि क्या फील हो रहा है, कैसा, वेर आर वी फीलिंग दैट। तब हमारे लिए उसको पहचान पाना और उसको एड्रेस कर पाना आसान होगा। कंसिडर द नेक्स्ट एक्शन, कि अभी अगले 3 मिनट में मैं क्या कर सकती हूँ, और अभी ये छोटा काम किया था, उसके बाद क्या किया जा सकता है। एक एक वर्ड लिख दूं, या ऐसे छोटे छोटे उसमें काम को डिवाइड करके नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा। इन द मूड, ये मोटिवेशन वाली बात है कि मोटिवेशन के लिए आप मत रुकिए कि मुझे जब मोटिवेटेड फील होगा मैं तब काम करना शुरू करूंगी। इंस्टेड से दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग, एंड मोटिवेशन फिर आ जाएगा ऑन द वे। टेम्पटेशंस या डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके उतना कम करें। अगर आपको सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि बिल्कुल ही मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तब एप्स डिलीट कर दीजिए। उसको एक्सेस को बहुत मुश्किल बनाइए, जब जब जरूरत पड़ेगी तब आप खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अनलेस आप इन्फ्लुएंसर हैं और आपका वही काम है, या कंटेंट क्रिएटर है वही काम है, तब ये मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका ये काम नहीं है तो फिर आप उसको हटा सकते हैं। नोटिफिकेशंस को बंद कर दें जब काम कर रहे हैं, और अपने वर्क एरिया में, वर्क स्पेस में जितनी कम डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हों उतना बेहतर है। चॉइस क्वेश्चन पूछिए। अब कोई भी एक्शन अगर शुरू कर रहे हैं, देन आस्क योरसेल्फ कि क्या ये काम जो मैं कर रही हूँ, ये मेरा जो फिलहाल का गोल है उसमें मदद कर रहा है। तो अगर वो मदद नहीं कर रहा है, और जो मुझे असाइनमेंट मिला है, क्या ये वो कंप्लीट करने में मदद करेगा। नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। कीप योर आई ऑन द बॉल। जो भी टास्क या गोल आपने सेट किया है, उसको याद करिए कि ये क्यों किया था आपने, उसका मकसद क्या था आपका। ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ये ओके, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बहरहाल, ईट द फ्रॉग फर्स्ट है कि जो सबसे बुरा काम आपको लगता है उसको पहले कर दीजिए दिन में। उसको सबसे पहले खत्म कर देंगे तो आपके पास मोटिवेशन रहेगा बाकी का काम करने का। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट। अगर कोई बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल काम है तो वो एक बारी में खत्म नहीं होगा, तो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खाएं, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड करें और खत्म करें। फाइंड अ स्टडी और वर्क पार्टनर, जैसे हमारे इसमें एक कमेंट में आया था कि अपना एक स्टडी बडी बनाना या उनके साथ करना, दैट हेल्प समटाइम्स। पर स्टडी बडी ऐसा हो कि दोनों ही प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं तो नैया डूबेगी। कोई ऐसा इंसान हो जो थोड़ा बैलेंस अगर अपने आप को कर पाता हो, तो इट विल बी हेल्पफुल। कॉन्क्रेटाइज करिए, पेपर पे लिखिए। मतलब हम अक्सर ये करते हैं कि दिमाग में, हाँ मैंने सोच लिया, ये प्लान बना लिया। नहीं, आप उसको पेपर में लिखो। अगर आपको, आपने ये नोटिस किया अपने बारे में कि सोचते हैं और भूल जाते हैं, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन। फिर ये तो देखा है, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ कंपैशन और माइंडफुलनेस हमें प्रैक्टिस करना है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि मुझे जो बातें बतानी थी वो मैंने बता दिया है, पर ये एक 1-1.5-2 घंटे के सेशन में मुमकिन नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की पुरानी आदत है तो वो
यूं गायब हो जाए, लेकिन ये कोशिश थी कि कुछ बेसिक तरीके और टेक्निक्स आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए, जो अगर आप थोड़ा भी शुरू करेंगे तो कुछ हेल्प जरूर होगी। पर ऐसा लगता है कि आपका कोई जो मसला है वो और भी किन्हीं चीजों में रूटेड है, तो आप जरूर प्रोफेशनल हेल्प सीख करिए। ये एक चीज है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 2 मिनट, मतलब नॉट इवन लेस देन 2 मिनट्स, स्क्रीन पे देखिए आप और थिंक हाउ इज दिस मेकिंग यू फील। लाइक कीप ऑन स्टार्टिंग, मतलब शुरू करते रहिए आप। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार शुरू कर दिया तो वो गाड़ी चलती रहेगी। हमें प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है, तो ये हमारा मामला ही नहीं कि एक बार शुरू कर दिया और आखिर तक पहुंच जाएंगे, हमें कई बार शुरू करना पड़ेगा। सो कीप ऑन स्टार्टिंग, डू नॉट हेजिटेट in doing that, and there's nothing wrong about starting multiple times, like seriously। कई बार अभी एक काम को 5 बार शुरू करना पड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप शुरू करिए, परसिस्टेंस रखिए। Yeah, that's it।